नमस्कार प्यारे कप्तानों, क्या हाल है। तो हम फिजिक्स के 4-5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आवेश के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, विद्युत आवेश और क्षेत्र। अब हम शुरू करेंगे विद्युत क्षेत्र अगले लेक्चर से। आवेश के बारे में जो चीजें छूट गई थी वो भी मैंने अब इसमें जोड़ दी है और पूरा इसका नोट से भी बना दिया है। ये मैंने इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अभी डाल दूंगा, वैसे डाल दिया लेकिन उसको थोड़ा एडिट किया है ना। तो ये चैनल का नाम है टिचोरा कुल, कोचिंग के नाम में स्पेस है टिचोरा कुल में। टेलीग्राम पर आपको स्पेस नहीं देनी है, पूरा टिचोरा कुल एक साथ लिखना है नाम में। तो ये आपको पूरा पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री में सारे सब्जेक्ट के नोट्स वहां पे मिल जाएंगे ना। तो इसको क्लास खत्म होने के जस्ट बाद में ऐड कर दूंगा। तो अपन चलिए शुरू करते हैं। जो चीजें छूट गई वो मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स में क्या एडिट किया वो बता देता हूँ। कुछ बच्चे बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो, तो लिखने में हो जाता है, कुछ चीजें छूट जाती है, गलत लिखा जाती है, याद नहीं रहती है ना। मतलब लिखते हुए हम भूल जाते हैं, सोचते कुछ और लिख और देते हैं। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो विद्युत आवेश और क्षेत्र हम पढ़ चुके थे, स्टार्ट से यहीं से किया था हमने। आवेश के गुण मैंने आपको अलग से नहीं बताया, तो मैंने बताया कि आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो मैंने आपको आवेश की योज्यता पढ़ाई थी कि आवेश को हम जोड़ सकते हैं बीजगणितीय रूप में या गणित के रूप में, बोलते सिंपल भाषा में। तो वो आवेश की योज्यता होती है, मतलब आवेश को जोड़ना। आवेशों का संरक्षण, मतलब आवेश ना तो नष्ट हो सकता है कभी, ना ही उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब कहीं से पैदा नहीं कर सकते, बस एक जगह से निकाल के दूसरी जगह डालते हैं, इतना करते हैं। तो उसे हम आवेश का संरक्षण कहते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, आवेश का क्वांटीकरण, है ना। ये इसमें डबल लिखा गया है, इसको एक ही बार कर लेना ना। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण मैंने आपको पढ़ाया कि आवेश किसी भी इलेक्ट्रॉन पर, जो किसी परमाणु पर, पदार्थ पर जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, या मूल इलेक्ट्रॉन जो है उसके गुणज के रूप में होता है। ये हमने पढ़ा। तो ये है आवेश के तीनों गुण। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आवेश का गुण है, तो ये आवेश के गुण है। आवेश के प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक होते ही हैं, दो प्रकार के। यही मूल आवेश है क्या, कि किसी विद्युत आवेश की जो सबसे छोटी संभव मात्रा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन का जो सबसे छोटा भाग हो सकता है, सबसे छोटी मात्रा हो सकती है, वो कितनी हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश हो सकता है वही उसकी सबसे छोटी मात्रा होती है। तो वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। यही सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की मात्रा हो सकती है, कुछ भी के। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। यदि इतना आवेश दिया है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और ऐसे कह दो कि यदि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो हम मानेंगे कि उस पर इतना आवेश होगा। दोनों बातें सेम है। और वही एक इलेक्ट्रॉन या वही एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद जो चार्ज होता है सबसे कम, वही विद्युत आवेश की सबसे छोटी संभव मात्रा होती है। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा वही आवेश का सबसे छोटा संभव मान होता है, इससे छोटा इलेक्ट्रॉन का संभव मान नहीं हो सकता। जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जितना आवेश होता है उसी को हम मूल आवेश कहते हैं। यही बात जो मैंने आपको बताई, ये ऐसे भी लिख दो इसको, ये हम पढ़ चुके डिटेल में। अगला हमने पढ़ा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आवेश उत्पन्न कैसे होता है। तो वैसे आवेश उत्पन्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। एक जगह से निकालो और दूसरे परमाणु में उसको डाल दो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। और यह करते हैं हम घर्षण के द्वारा, ये हमने पढ़ा है ना। तो यह है आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। सिद्धांत यह है कि आवेश पैदा ऐसे होता है, किस कारण से पैदा होता है, आवेश क्यों पैदा होता है, सिद्धांत यह बताता है ना कि आवेश क्यों पैदा होता है। ऐसे लिख लो, आवेश पैदा आखिर क्यों होता है, किस कारण से, यह सिद्धांत उसको बताता है, उस कारण को। अब इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम आवेश को कई तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। ये कारण जिसमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह चले जाते हैं या उनमें मूवमेंट होता है तो आवेश पैदा हो जाता है, ये कारण को दर्शाता है। और विधि पहले इसकी परिभाषा देख लो, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की परिभाषा, ये मैंने आपको बतानी उसमें रह गई थी ये। तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से आए और जाए, आना जाना, आदान प्रदान होना, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना और इलेक्ट्रॉन देना। तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उस वस्तु पर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे ही आवेश उत्पत्ति का हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। मतलब किसी वस्तु में
एक इधर से इलेक्ट्रॉन लेके उधर दे रहे हैं, ये उधर से लेके इधर दे रहे हैं, ये स्थानांतरण कह दो, इसी को कारण आवेश उत्पन्न होता है। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। जैसे कि इलेक्ट्रॉन खोने पर वस्तु धन आवेशित हो जाती है, और यदि किसी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए तो वो ऋण आवेशित हो जाती है। उदाहरण, जब कांच की छड़ वाला हमने पढ़ा, उसको रेशम से रगड़ा तो क्या हुआ, कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन खोकर धन आवेशित हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो रेशम था उसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया तो वो ऋण आवेशित हो गया। आवेशन की विधि मतलब आवेश उत्पन्न करने की विधि। आवेशन का मतलब बच्चों चार्जिंग है ना। आवेशन का मतलब क्या होता है, चार्जिंग। चार्जिंग की विधियां यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग। तो आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं। पहली, घर्षण द्वारा आवेशन, मैंने आपको बताया था, 2 वस्तुओं को रगड़ो तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि कांच वाले में हमने देखा, कांच और रेशम को जब हम रगड़ते हैं तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो वो घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चालन संपर्क द्वारा आवेशन है ना, तो ये पॉइंट अपना छूट गया था है ना उसमें। चालन संपर्क द्वारा आवेशन और एक है प्रेरण द्वारा आवेशन है ना। प्रेरण को हम कहते हैं इंडक्शन और चालन को कहते हैं कंडक्शन। इनको ये जो ये बच गई इसको मैं आपको बताता हूँ। क्या था, घर्षण द्वारा, यही कांच को उनसे रगड़ा तो पहले तो इनमें कोई आवेश नहीं था, फिर दोनों को घर्षण के बाद दोनों में से कांच क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और ये हो जाता है नेगेटिव, ये हम पढ़ चुके हैं। चालन द्वारा, चालन का मतलब है चलना। किसका चलना, इलेक्ट्रॉनों का चलना। इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं, गति करते हैं तो उसे हम चालन विधि भी कहते हैं। और दूसरा क्या नाम बताया था मैंने आपका, देखो संपर्क द्वारा, एक दूसरे को टच करते हैं, संपर्क करते हैं ना। ये संपर्क का मतलब लिख लेना, टच करना या स्पर्श करना है ना, या छूना, जिसको जो पल्ले पड़े वो। तो जब हम 2 वस्तुओं को आपस में छूते हैं, उनको टच करते हैं, तो टच, जैसे कि तार को हमने टच किया तो इधर से करंट इधर चला जाता है, मतलब आवेश इधर से इधर चला जाता है। जब तक 2 तार के सिरे टच नहीं होते हैं तब तक इधर वाला करंट इधर नहीं जाता है। ऐसे ही जब 2 वस्तुओं को हम टच करेंगे तो इधर का आवेश इधर चला जाएगा और इधर का इधर चला जाएगा, मतलब आवेश उत्पन्न हो जाएगा। एक तार में करंट है, एक में करंट नहीं है, तो जिसमें करंट है यदि उसको बिना करंट वाले से टका दो, टच कर दो, तो इधर से आवेश चलकर इधर चला जाएगा। इसको हम कहते हैं संपर्क करना कह दो, स्पर्श द्वारा कह दो, या चालन द्वारा आवेश उत्पन्न करना कह दो, दोनों का मतलब सेम है। देखिए इस बात का और डिटेल में बताता हूं आपको मैं। तो इस विधि में क्या करते हैं, अनावेशित वस्तु, मतलब उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, अनावेशित कह दो, उदासीन कह दो, एक ही बात है। तो अनावेशित वस्तु को हम आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं। ऐसा करने से जो आवेशित वस्तु का चार्ज है उसका कुछ आवेश अनावेशित वस्तु में चला जाता है, तथा किस प्रकार का जाता है, जो उस पर भी वही आवेश जाता है जो आवेशित वस्तु में होता है। आवेशित वस्तु में धन आवेश है तो अनावेशित को जैसे टच करेंगे तो ये धन आवेश इसमें भी चला जाएगा, इसका कुछ भाग, नया आवेश उत्पन्न नहीं होगा, इसी में है, ये वाला हिस्सा कुछ इसमें चला जाएगा। जैसे कि एक अनावेशित वस्तु है ए और एक धन आवेशित प्लेट है, जैसे ही दोनों को हमने टच किया, स्पर्श किया, टच कराया, तो क्या हो गया, ये अनावेशित था तो ये भी धन आवेशित हो गया, और इसका तो धनावेशित पहले से था तो ये भी धनावेशित हो गया, ये भी धनावेशित हो गया। इसे कहते हैं हम चालन विधि द्वारा आवेशन। अगला है प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक चित्र पास बन गया था ना, देखते हैं। घर्षण में तो हम दोनों वस्तुओं को टच भी करते हैं और घिसते हैं, टच तो उसमें भी करते हैं लेकिन उनका घर्षण होता है। और अभी जो सेकंड नंबर की पड़ी उसमें सिर्फ टच कर दो, जैसे कि तार के 2 सिरे टच किए, करंट इधर से इधर आ गया, आवेश इधर से इधर आ गया। इसमें क्या है, प्रेरण विधि में, इंडक्शन में इसमें टच नहीं करते, बस पास पास लाते हैं। तो मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और हमें पता है कि एक यदि कोई 2 वस्तु है, कोई धातु, तो धातु में इलेक्ट्रॉन भी होंगे जो ऋणात्मक होंगे और प्रोटॉन भी होंगे जो कि धन आवेश
धनात्मक होंगे। ऐसा ही इसमें भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, लेकिन अभी यह आवेशित स्थिति में नहीं है, ये उदासीन है। जितनी मात्रा इलेक्ट्रॉन की है उतनी ही प्रोटॉन की है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है। ये भी क्या है, उदासीन है। लेकिन जैसे ही मान लो हमने इस धातु को मान लो हमने प्लस चार्ज दे दिया, तो ये धन आवेशित हो जाएगी, ये हो गई धन आवेशित। और ये जो पास वाली थी ये उदासीन थी। जैसे ही इसको थोड़ा सा इसके करीब लाएंगे, टच नहीं करना है, बस थोड़ा सा हल्का सा पास में ले जाना है, तो क्या होगा, ये जो इस पर धन आवेश है, इसके कारण जो इसके अंदर जो प्रोटॉन है, ये ऐसे बोल दो कि इसके जो धन आवेश है वो इधर खिसक जाते हैं। धन आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ, क्योंकि ये धन है तो इसके जो ऋण आवेश है यानी कि इलेक्ट्रॉन इनको आकर्षित करेगा, तो ये इधर की तरफ आ जाएंगे। तो क्या पता चला बच्चों इसे अपने कि प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब ये है कि किसी आवेशित वस्तु को जब हम देखो, जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी उदासीन कह दो या अनावेशित कह दो, तो उदासीन चालक को रखा जाता है, तो उदासीन चालक की जो निकटवर्ती सतह है वो विपरीत आवेश और दूरवर्ती सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम विद्युत प्रेरण कहते हैं। आगे और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एक बार बता रहा हूं, एक चालक है उदासीन, दूसरा भी है उदासीन। एक को हमने दे दिया प्लस चार्ज, इसको रहने दे उदासीन। हर चालक में, हर धातु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और प्रोटॉन धन आवेशित होता है। अब इसको हमने और धन आवेश दे दिया तो ये पूरी हो गई धन आवेशित, ये था उदासीन। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश इसके अंदर तो मौजूद है, लेकिन वो बराबर मात्रा में मौजूद है, इस कारण ये उदासीन है। अब जैसे इसको धनावेश दे दिया तो धनावेश की मात्रा बढ़ गई, और जैसे इसके करीब लाएंगे तो इसके धनावेश और इसके प्रोटॉन वाला जो धनावेश है इसके अंदर, उनमें होगा प्रतिकर्षण, तो ये धनावेश यानी कि प्रोटॉन खिसक जाएंगे पीछे की तरफ, इसका धनावेश इधर खिसक जाएगा, और यह धनावेश जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो ऋण आवेश है उसको आकर्षित करेंगे, तो इधर इसके जो इलेक्ट्रॉन है इधर खिसक आएंगे। इस निकटवर्ती सतह पर क्या होगा, इसकी जो निकटवर्ती सतह इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, मतलब ऋणात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। और जो दूरवर्ती सतह है, दूर वाली, इस पे जो इसकी प्रकृति है धनात्मक, तो इसकी भी प्रकृति क्या होगी, धनात्मक। यानी कि दूरवर्ती सतह पर तो समान आवेश पैदा हो जाएगा, किसके समान, इसके समान। और इसके निकटवर्ती सतह पर इसका विपरीत आवेश पैदा हो गया, यानी कि ऋणात्मक आवेश पैदा हो गया। तो ये लिखा परिभाषा में, क्या लिखा था कि उदासीन चालक की निकटवर्ती सतह जो निकट वाली उस पर तो विपरीत आवेश, ये हो गया, देखो ये धन आवेश है तो इसका विपरीत ऋण आवेश। और दूरवर्ती सतह पर समान प्रकृति का, देखो ये भी धनात्मक है तो दूर वाली सतह पर क्या हो जाएगा, ये समान आवेश, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। तो निकटवर्ती पर हो गया नेगेटिव, दूरवर्ती पर हो गया पॉजिटिव, प्रकृति का उत्पन्न आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे हम कहते हैं विद्युत प्रेरण, इंडक्शन। तो ये है आवेश उत्पन्न करने की तीसरी विधि। ये अपनी उसमें मैंने आपको बता दी थी, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से बताई थी, और उसमें एक और चीज का थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये मैंने क्या लिखा है, पास पास लिखा है, दोनों को टच नहीं किया है, लेकिन ये चित्र थोड़ा गलती से हाथ उधर चला गया तो पास रह गया और बाद में उसको एडिट करना भूल गया। अब यहाँ से एडिट भी नहीं हो रहा है ना, तो बच्चों इसको आप ऐसे मान के चलिएगा, ऐसे, ये दूर दूर है ना, ऐसे। और देखो मैं किसी और रंग से कर देता हूं उसको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। किस रंग से करें इसको, इससे लेते हैं ना। देखो ये रखा है एक आवेश, दूसरा है ये। देखो हमने इनको दोनों को टच नहीं किया है, ठीक है। रुको और थोड़ा सा इसको उधर खिसका लेते हैं।
इसको यहाँ किया, इसको यहाँ किया। ये दोनों टच नहीं हो रहे एक दूसरे से, बस पास पास लाए हैं, छुआ नहीं। तो इसका ध्यान रहे आपको, है ना। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, उधर पढ़ रहा ना, सबको लिखने की जरूरत नहीं, इधर इधर भी इलेक्ट्रॉन लिख दिया, लेकिन आप कहानी वहां से समझ लेना, बस समझने की बात है और कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये हम पढ़ चुके थे, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। बिंदु आवेश से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोटा सा आवेश है, आवेश उसकी दूरी के मुकाबले बहुत छोटा है, ये मतलब। तो यदि दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे से इतनी अधिक दूर रखी हो कि दूरी की तुलना में उनका आकार अत्यंत छोटा हो, तो ऐसी वस्तुओं को हम बिंदु आवेश कहते हैं। अगला विद्युत आवेश और क्षेत्र, ये स्वर्ण पत्रदर्शी में आपको बता चुका था। आवेश का संरक्षण हम पढ़ चुके थे, है ना। तो इसमें मैंने आपको एक परिभाषा बता दी थी शॉर्टकट में कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, इसी को हम आवेश का संरक्षण कहते हैं, या ऐसे कह दो, है ना। इसमें लिख लेना आप कि इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो इसमें ये नोट कर लेना कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, इसे ही आवेश संरक्षण कहते हैं। ये लिख देता हूं, चलो मैं यहाँ पे, इसे ही आवेश का संरक्षण कहते हैं, ये हो गया, इसी को हम आवेश का संरक्षण कहते हैं। अथवा ऐसे भी बोल दो कि विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं हम और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक वस्तु से हम दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो दोनों बातें सेम है, तो कोई भी परिभाषा एक लिख सकते हैं अपन, जब क्योंकि परिभाषा इसकी पूछी जाती है। तो पहला गुण हमने पढ़ लिया, आवेश का संरक्षण। अगला है आवेश का क्वांटीकरण। ये भी मैं बता चुका आपको कि किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की जो कुल मात्रा होती है वो कितनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन का जो पूर्ण गुणज है उसके रूप में होगी। इस पे मैंने आपको सवाल भी कराया था, जितना आवेश होता है उसके पूर्ण गुणज के रूप में होगी। अतः आवेश क्वांटीकृत है और किसी वस्तु पर आवेश का मान, है ना, ये मन है, मन नहीं लेना किसी को इसका, ठीक है, इसका हमें पता करना है मान, मान। अतः और किसी वस्तु पर आवेश का मान किस सूत्र द्वारा दिया जाता है, इस सूत्र द्वारा, ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। क्वार्क का हम पढ़ चुके हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये सवाल इसमें एक और मैंने जोड़ा है कि एक चालक पर 1.6 कूलाम, है ना, ये दशमलव किसी को ना दिख रही हो तो ये, है ना, तो एक चालक है, उस पर 1.6 कूलाम का ऋणात्मक आवेश है, तो उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अतिरिक्त कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते एक ही बात है, ये फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी, एन को इधर कर लिए, इसको इधर कर लिए, एन का मान पूछा है, आवेश दे रखा है कितना, 1.6 कूलाम, और ई यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ये, अभी मैंने आपको बताया। इनको दोनों को हल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल आएगी 10⁻19। अगला देखते हैं, एक और सवाल है, उन से रगड़े गए, यदि पॉलीथीन को हम उनसे रगड़ेंगे तो उन से रगड़े गए पॉलीथीन का एक टुकड़ा है, उस पर कितना आवेश है, 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है उस पर। तो पहला सवाल है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलन कीजिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता कैसे लगाएंगे हम, इस फॉर्मूले से। इलेक्ट्रॉन की संख्या एन पूछिए तो एन को इधर कर लो, इनको दोनों को इधर कर लिया। आवेश कितना दे रखा है, क्यू का मान ये दे रखा है, लिख दिया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये इतना होता है, रख दिया। एन का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हम ये इतने इलेक्ट्रॉन उस पर होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10⁻12, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाखों, करोड़ों हो जाएगी ना। तो अगला सवाल है, क्या उनसे पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, तो इसका जवाब होगा हाँ। जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे तो मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान भी इधर से उधर जाएगा, पिछली क्लास में आपको बताया था स्टार्टिंग में कि द्रव्यमान कैसे बदलता है चीजों का। अगला, कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, एक कूलाम, ये भी सवाल हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में।
आवेशों को जोड़ते कैसे हैं, योज्यता की परिभाषा रह गई थी बताना, मैंने आपको मौखिक रूप से बता दी थी। तो क्या है योज्यता, मतलब आवेशों को जोड़ना। किसी भी वस्तु में बहुत सारे आवेश हैं तो उस पर कुल आवेश कितना होगा, तो जितने जितने आवेश उसमें हैं, जितने भी कोने में पूरे में भरे सबको जोड़ लो तो टोटल आवेश उस पर निकल आएगा। और जोड़ना कैसे है, गणित के रूप में, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। तो किसी आवेश विद्युत आवेश योज्य होते हैं, मतलब विद्युत आवेश को हम जोड़ सकते हैं, जोड़ने योग्य होते हैं, एडिटिव होते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु का कुल आवेश कितना होगा, उसके विभिन्न भागों में जो उपस्थित सभी आवेश हैं उन सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर उसका कुल आवेश होगा। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका था, ये भी हमने पढ़ लिया था। कूलाम का नियम हम देख ही चुके थे। कूलाम के नियम में एक चीज आप और ऐड कर सकते हो चाहो तो, यदि दो बिंदु आवेश स्थिर हो, उनके बीच के लगने वाला बल परिमाणों का गुणनफल हो, अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के उत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे परिभाषा खत्म हो गई कूलाम का नियम की, बस इतना कुछ नहीं। लेकिन जब ये फॉर्मूला डेरिवेशन का पूछे तो हम कह सकते हैं कि यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल निम्न प्रकार होगा। इस प्रकार उसको हम व्युत्पन्न कर देंगे जैसे हम करते आ रहे पिछली क्लास से। ये हमने डेरिवेशन किया था इसका। कूलाम के नियम की सीमाएं मैं आपको बता चुका था। इसमें एक चीज और जोड़ सकते हो आप, यदि कारण पूछा जाए कि यह नियम बहुत अधिक दूरी पर लागू नहीं होता है क्योंकि बल कमजोर हो जाता है, और बहुत कम दूरी पर भी लागू नहीं होता। कौन सी कम, विशेषकर 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर सटीक नहीं लागू होता। क्यों, क्योंकि 10⁻⁻15 से जब दूरी कम करते तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में चले जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में चले जाते हैं तो वहां पर नाभिकीय बल कार्य करने लगता है। क्यों, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर नाभिकीय बल प्रभावित हो जाता है और कूलाम का नियम फेल हो जाता है। इसलिए कूलाम का नियम परमाणु के नाभिक के अंदर उपस्थित जो कण हैं उनमें लागू नहीं होता है। अगला, ये भी हम पढ़ चुके थे, इसके विशेष बिंदु है ना। ये सवाल है इस पे न्यूमेरिकल। तो वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले हैं जिन पर एक पर आवेश इतना कूलाम है और एक पर आवेश इतना कूलाम है। दो गोले हैं वायु में रखे, 30 सेंटीमीटर दूर रखे एक दूसरे से, एक पर यह आवेश है और एक पर यह आवेश है। तो दोनों पर बल कितना लगेगा, तो ये हम कूलाम के नियम से निकाल लेंगे कि दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे तो उनके बीच लगने वाला बल F क्या होगा। तो कैसे करते हैं, बल का फॉर्मूला है, ये लिख दो 9 × 10⁹ लिख दो, K लिख दो, 1/4πε0 लिख दो, कुछ भी लिख दो। जैसा ऑब्जेक्टिव में दे रखा है तो देख लो को ऑप्शन में क्या दे रखा, ऑप्शन में K है तो K लिख दो, ऑप्शन में 1/4πε0 है तो वो रख दो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रख दिया, Q1 Q2 फॉर्मूला लिख दिया। ये तो ऐसे के समान सूत्र ही है, Q1 का मान एक को Q1 मान लो और एक को Q2 मान लो। तो एक को Q1 मान लिया, एक को Q2 मान लिया। R कितनी देर की, दोनों के बीच में 30 सेंटीमीटर, लेकिन हमें काहे में चाहिए, दूरी मीटर में चाहिए। तो 100 से भाग दे दो तो मीटर में बदल जाएगी। तो 100 को हम ऊपर ले जाएंगे 10⁻2 को, तो वो 30 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। रख दो फॉर्मूले में, Q1 का मान रख दिया, Q2 का मान रख दिया, और क्या है, R का वर्ग है फॉर्मूले में, तो ये R है, इसको 2 बार लिख दो वर्ग करके। तो ऐसा कैसा, हमने इसको 2 बार लिख दिया, एक बार ये लिख दिया R और एक बार ये R लिख दिया, ये हो गया R का वर्ग, है ना, डायरेक्ट लिख दिया हमने। इतना आपको करना सीखना है कि हमने डायरेक्ट कैसे किया। इसको जब काटा पीटी करेंगे तो ये आएगा और ये हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन यदि आपसे ना हो तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे, है ना, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है। एक और सवाल इसमें ले लीजिए कि R दूरी पर रखे हैं दो बिंदु आवेश, उनके बीच क्रियाशील एक बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, F बल उनके अंदर लग रहा है। दो बिंदु हैं, R दूरी पर रखे हैं और उनके बीच बल लग रहा है F। उनके बीच की दूरी को यदि हम दुगना कर दें, मतलब 2R कर दें या दुगना कर दे की बात है, तो वो लगने वाला बल क्या होगा। तो बच्चों हमने पढ़ा कि यदि मान लो ये ऑप्शन है 4, कौन सा सही है, तो हमें पता है कि अब सिर्फ कोई नंबर नहीं पूछा, दुगना होगा तिगना होगा, ये पूछा कि बल ज्यादा हो जाए कम हो जाए क्या होगा। तो 1/4πε0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, और 9 × 10⁹ भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। मतलब ऑप्शन सिंपल दे रखा है तो डायरेक्ट K लिख दो, उसका मतलब भी वही है, क्योंकि बाद में सारे कटापीटी हो जाएंगे।
तो कूलाम के नियम का फॉर्मूला ये होता है, एफ बल लग रहा है, हमने एफ लिख दिया, दोनों के बीच की दूरी क्या है आर, तो हमने आर लिख दी। अब ये बल लग रहा है, जब आर दूरी पे रखे हैं तो ये बल लगेगा, एफ बल लग रहा है तो एफ लिख दिया, आर दूरी है तो आर लिख दी, बी रहता तो बी लिख देता, टी रहता तो टी लिख देता हम यहाँ पे। तो ये तो बल अभी लग रहा है उन पे, ठीक है, ये पहला बल हो गया है ना। कौन सा बल है ये, फर्स्ट। अब कह रहा है सवाल के यदि उनके बीच की दूरी को हम 2r कर दें तो फिर बल का मान क्या होगा, तो अब फिर नया बल लगेगा, दूरी ज्यादा हो जाएगी तो वो कम ताकत लगा पाएंगे, तो फिर नया फॉर्मूला क्या बनेगा, वही फिर लगेगा तो फिर भी बल, लेकिन हमने दे दिया कि फिर एक नया बल लगेगा, एफ नया, तो नया बल वही नियतांक भी वही होगा, वही आवेश है दोनों Q1 और Q2, लेकिन दूरी क्या हो गई, दूरी अब 2r हो गई, तो r की जगह पे हम रख देंगे 2r, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, तो देखो क्या आ गया, k की जगह k, इसकी जगह ये 2 का वर्ग 4, r का वर्ग r स्क्वायर। इस फॉर्मूले में से हम k को पीछे कर लो तो k आगे रह गया, Q1 की जगह Q1, Q2 की जगह Q2, r की जगह r, और जो ये जो 4 था इसको हमने लिख लिया पीछे, 1/4 लिख दिया। अब ध्यान से देखने वाली बात है, इसको हमने एक बार मैंने यहाँ लिख दिया, तो नया बल क्या आ गया ये। अब इसमें और इस बल में क्या फर्क है, देखो यहाँ भी k, यहाँ भी k, सब चीजें सेम है, बस यहाँ पे 1/4 एक्स्ट्रा आ गया। मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका मान है, देखो ये पूरा का पूरा मान है ये वाला, यानी कि f का मान, तो ये लिख दो, ये और ये सेम है, और इसका मान क्या है, ये और ये सेम है, और इसका मान ये है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया f। ये पूरा का पूरा किसका मान है, f का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया f, 1/4 को ऐसा कैसे रहने दिया। अब नया बल क्या हो गया, पुराने बल का 1/4 गुना हो गया, तो लिख दो ऑप्शन कौन सा 1/4, ये है f 1/4, f 1/4 है ना, इसको ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो या इसको, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिख दो, ये भी हमारा उत्तर है फाइनल, एक ही बात है, तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, वैसे इसका कॉन्सेप्ट ने आपको समझाने के लिए बताया था ना, इसको याद करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, बस संबंध पूछा जाता है इसलिए हमें पता होना चाहिए ना, काटो तो मत चलो, न तो कोई बिल्कुल ही देखेगा ही नहीं। विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में हमने तुलना पढ़ी थी, तुलना किस प्रकार होती है, ये इसका इतने गुना होता है, ये हमने इस फॉर्मूले से साबित किया, लेकिन ये आपसे कोई डेरिवेशन पूछेगा नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए बताया कि इतना गुना होता कैसे है, इसलिए, अन्यथा आपको इस पूरे डेरिवेशन को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको बस आप इसका फॉर्मूला याद रखो कि ये इसका इतना गुना होता है, और बाई चांस किसी बोर्ड में पूछ भी लिया जाए तो कोई भरोसा नहीं बोर्ड वालों का, तो जो याद रख सको तो बढ़िया है, अन्यथा जो भी जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़ी एग्जाम की कर रहे हैं तो उसमें तो ये पूछा ही जाता है फिर, तो उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में क्या तुलना पड़ी हमने, है ना, इनमें दोनों में तुलना पड़ी हमने, एक बार इधर उसके टॉपिक देख लो, है ना, वहां नहीं बताया था मैंने। तो क्या है, स्थिर विद्युत बल आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है, और गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ आकर्षण होता है, मैंने आपको बताया था। स्थिर विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, यदि बीच में कोई माध्यम रख देंगे तो बल का मान बदल जाए, कांच रख दिया, दोनों को उठा के पानी में रख दिया तो बल का मान बदलेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता माध्यम का, है ना, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अगला है, इसका नियतांक होता है के नाम दिया था उसको हमने, क्या मान था के का, ये है कूलाम नियतांक, और उसका मान था 1/4πε0 या 9 × 10⁻9 भी इसका मान हम लिख सकते हैं, दोनों ही इसके मान है, ये हो गया। और इसका गुरुत्वीय नियतांक होता है जिसे हम सर्वात्रिक नियतांक कहते हैं, है ना, इसका मान हमसे कोई पूछने वाला नहीं क्योंकि 11वीं का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस हाँ ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है। फिर हमने पढ़ा आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक,
परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। इसमें अब एक चीज थोड़ी सी गलत लिखा गई थी, है ना, डबल लिख दी थी मैंने उसको। क्या था परिभाषा, क्या थी कि वायु या निर्वात में, है ना, इसमें निर्वित लिखा है, इसको आप निर्वात कर लेना, है ना। तो वायु या निर्वात में यदि दो आवेश रखे हैं तो उनके बीच जो बल लगता है उसके अनुपात को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। क्या देखो, वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और उन्हीं आवेशों को उठा के उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रख दो तथा किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को हम कहते हैं पराविद्युतांक। इसको हम ER से दर्शाते हैं या K से भी दर्शा सकते हैं। यही कि ये बल है निर्वात में लगने वाला, ये बल है माध्यम में लगने वाला, इनके बीच के बल का अनुपात। तो अनुपात लिखने के लिए इसको ऊपर लिख दो। पहले निर्वात वाला लिखा था एयर, ए मतलब एयर, एयर में लगने वाला बल ये है, माध्यम में यानी कि मीडियम में लगने वाला बल ये है। ये निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, और ये सिर्फ एप्सिलॉन ये है माध्यम की विद्युतशीलता, है ना। तो इसको तो ई भी लिख सकते हो यहाँ पे और ऐसे भी लिख सकते हो। ई का मान क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट गुणा इसको ऐसे लिख दो, ऐसे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या ऐसे लिख दो, सारी बातें क्या है सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ई नॉट, तो ये माध्यम की, ये निर्वात की विद्युतशीलता हो गई, ये माध्यम की विद्युतशीलता हो गई। दोनों को जब हम भाग देंगे तो सारी चीजें कटकुटा जाएगी, बचेगा क्या, इधर FA, इधर बचा निर्वात का बल और माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात, इधर क्या बच गया, इधर ई नॉट बचा, इधर एप्सिलॉन नॉट, इधर एप्सिलॉन। ये दोनों A बटा B बटा C बटा D है, तो ये दोनों ऊपर जाके पलट जाएंगे, तो ये नीचे रह जाएगा और E ऊपर चला जाएगा। तो ये जो निर्वात में लगने वाला बल, एयर में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात को हम कहते हैं माध्यम का पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि, अब इसकी दो परिभाषाएं बनती बच्चों, कंफ्यूज मत होना। देखिए यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आया, ये पहला फॉर्मूला, दो आवेशों के बीच निर्वात या वायु में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहते हैं। दूसरा सूत्र यहां से बना दो कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहते हैं। दोनों ही बातें सेम है ना। मैं यहाँ पे आपको कहीं लिखा होगा शायद, मैंने नोट्स में देखता हूँ, है ना, हाँ ठीक है, लिख रखा आगे मैंने। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता वही पराविद्युतांक, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, तो एक परिभाषा तो हम यहाँ पे लिख चुके थे, ये है ना, अथवा ऐसे एक और परिभाषा लिख लो। कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी परिभाषा लिखनी, दोनों ही परिभाषाएं सेम है। अथवा परिभाषा एक ही हो जाएगी, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहते हैं। इस आपेक्षिक विद्युतशीलता को ही हम पराविद्युतांक कहते हैं, और जो ये विद्युतशीलता है इसको हम निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको निरपेक्ष भी कहते हैं। यही फॉर्मूला जो उधर लिखा था मैंने यहाँ लिख दिया एक बार। यहां से मैंने आपको बताया कि FA बटा FM का मान इसके बराबर भी होगा, इसका मान इसके बराबर भी होगा, इसका मान इसके बराबर होगा और इसका मान ये तो सेम है दोनों, यानी कि इसका मान इसके बराबर भी है और इसका मान इसके बराबर भी है। तो एक बार इसके बराबर लिख दिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट को K के बराबर लिख दिया। तो ये यहां से इसको इधर लेना दो, इसको इधर लाओ, तो E का मान क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन का मान आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट K। यही मैंने उस पहले दिन जो आपको पढ़ाया था उसमें लिख दिया था, है ना, एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने उसमें यहाँ पे ये लिख दिया था, है ना। उस फॉर्मूले में क्या लिखा था मैंने, किसी ने लेक्चर ध्यान से देखा हो तो उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि एप्सिलॉन गुणा एप्सिलॉन नॉट बराबर है
एप्सिलॉन आर। देखिए ये भी आपस में बराबर है, तो मैंने क्या लिखा था उसमें लिखा था एप्सिलॉन की जगह पे हमने लिख दिया था एप्सिलॉन, इसको इधर लाओ तो ये दोनों का गुणा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, ऐसे लिखा था। किसी को थोड़ा ध्यान हो तो कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, देखिए यहां पर लिखा था हमने एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें लिखनी थी माध्यम की विद्युतशीलता, और माध्यम की विद्युतशीलता का मान क्या आया था, ई का मान आ गया था ई नॉट ई आर। तो दोनों बातें सेम है ना, तो फॉर्मूला ये याद रखो, इससे कौन सा भी फॉर्मूला बन सकता है, कोई समस्या नहीं, सवाल ऑब्जेक्टिव में कैसे भी आ सकता है। तो नोट क्या चीज यह ध्यान रखनी, विद्युतशीलता क्या है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी माध्यम है, उस माध्यम में विद्युत बल कितना कार्य कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कितना असर उसका हो रहा है, उस गुण को जो दर्शाता है उसे हम कहते हैं विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण होता है जो माध्यम में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को निर्धारित करते हैं, या विद्युत बल का असर कितना हो रहा है उसको दर्शाते हैं। इसको हम एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। अगला सवाल है, दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन बल लग रहा है। जब इन आवेशों को एक पराविद्युत माध्यम में रखा जाता है तो वह विद्युत बल कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का पराविद्युतांक क्या है? तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात एक बार निर्वात में और एक बार उनको माध्यम में रख दो, तो उस बल का जो अनुपात आएगा उसको हम कहते हैं पराविद्युतांक। क्या पढ़ा हमने, देखो फिर हम रिवर्स चलते हैं थोड़ा सा। ये दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम पराविद्युतांक यानी के कहते हैं। तो यही है इसका फॉर्मूला, के जो अनुपात है यही कहलाएगा पराविद्युतांक, माध्यम का पराविद्युतांक होगा ये। तो इसे डायरेक्ट लिख दो भले कि माध्यम का पराविद्युतांक, माध्यम का पराविद्युतांक क्या होगा, तो माध्यम का पराविद्युतांक होगा FA/FM। इस फॉर्मूले से भी माध्यम का पराविद्युतांक निकाल सकते हैं, इससे भी माध्यम का पराविद्युतांक निकाल सकते हैं हम। ये हमने लिखा था यहाँ पे, इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, दोनों से निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है। लेकिन हमें क्या दे रखा है फॉर्मूले में, उनके बीच लगने वाला बल पहले 80 न्यूटन है और फिर 8 न्यूटन है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमारे काम का है, इसको अभी छोड़ देते हैं हम, ये हमारे काम का नहीं है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो FA/FM, FA क्या है, दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु में लगने वाला बल, FA का मतलब ये है। तो FA/FM लिख दिया। निर्वात में जब दोनों आवेश रखे हैं तो उनके बीच में कितना बल लगेगा, 1/4πε0 Q1 गुणा Q2 R²। और ये है बल का फॉर्मूला, और इस टोटल बल का मान कितना दे रखा है, 80 न्यूटन, ये रहा 80 न्यूटन। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, है ना। 80 न्यूटन है बल, और माध्यम में कितना बल लग रहा है, ये बल लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, है ना, माध्यम निर्वात की विद्युतशीलता ε0 लिखी हमने, और जब माध्यम आ गया तो माध्यम की विद्युतशीलता लिखेंगे हम ε0 गुणा के। हम डायरेक्ट माध्यम की विद्युतशीलता E भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर ये दोनों एक दूसरे से कटती नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट एप्सिलॉन ना लिखा और इसका कौन सा रूप लिख दिया, दूसरा वाला रूप, E का मान लिख दिया हमने ये वाला E0 के। इससे क्या लाभ हो गया हमें, देखिए E की जगह पर हमने E0 के लिख दिया, उससे क्या ε0 से ε0 कट जाएगा, तो ये पूरा से पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो चलिए देखते हैं कैसे कैंसिल होता है एक दूसरे से। तो ये से ये कट गया पूरा, है ना, ये किसी को दिखेगा नहीं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है।
इसका और रंग चेंज करते हैं गिरगिट की तरह। तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, लेकिन यहाँ पे के बच गया बच्चों। इससे पूरे से ये कट गया। इधर क्या, इससे ये कट गया। कटा कैसे बच्चों, इसका हमने इसमें भाग दिया है ना, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ये लगने वाला बल ये है, इधर लगने वाला बल ये अनुपात में होता है, तो यह भी इनको अनुपात में लिख दिया हमने। और इसका मान ये दे रखा था 80, इसका मान ये दे रखा था, दोनों में भाग दे लिया जो समय लिखा था। तो इधर क्या बचा आप दोनों के बल के अनुपात में। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन, तो असल में ये यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये होता क्या इसमें, ये बल का मान ये था, इस बल का मान ये है। एफ ए का मान 80 दे रखा है, तो 80 हमने यहाँ लिखा है एक तरह से, है ना, मैंने इसको उल्टा लिख दिया है। 80 यहाँ लिखा, और माध्यम में कितना बल लग रहा था 8 न्यूटन, तो इसको हम नहीं यहाँ लिखा। तो इसको अपन सबसे अच्छा तरीका होगा आपको समझाने का, यहाँ पे और थोड़ा इसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था ना। मैं बताता हूँ आपको कैसे। यहाँ किसी को पल्ले नहीं पड़ रही कि ये क्या कर दिया। तो देखो, ये निर्वात में लगने वाला बल, ये माध्यम में लगने वाला बल, दोनों का अनुपात को हम पराविद्युतांक कहते हैं। तो ऐसा लिख लिया, और इसका मान यहां रख दिया, इसका मान यहां रख दिया, ये तो फॉर्मूला रखा। लेकिन इस बल का मान कितना दे रखा है सवाल में, 80, और माध्यम में लगने पर कितना बल लग रहा है, 8 न्यूटन, ये सवाल में दे रखा है। तो इधर से ये कट गया, इधर से कट गया, तो अब क्या बच गया, 80 बटा ए 8, और इधर क्या बच जाएगा, 1/ε0, 1/k0। तो ये इधर तो ऊपर तो एक बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा ना, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया। इधर तो एक बचा ऊपर, नीचे क्या बच गया, 1/k, नीचे लिख दिया 1/k। बराबर में क्या है, तो ये तो छोड़ दो, आप ये वाला हिस्सा उठा लो, इनको दोनों का ऑप्शन बराबर कर दिया। ए बटा बी बटा सी है, तो सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, सी ऊपर आ गया। तो के का मान क्या आ जाएगा, 8 से भाग दे दो 80 में, तो 10 आ जाएगा। तो ये आ गया के मतलब पराविद्युतांक, और पराविद्युतांक का मान कितना आ गया, 10। तो हमारा सवाल का जवाब होगा 10। अब इसमें कुछ चीजें आपको छोड़नी है, जैसे कि ये काटा पीटे आप भले मत करना, है ना, वैसे सवाल है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव में पूछा है, मैंने आपको हल करके बताया कैसे आए। अगला देखते हैं हम, दो बिंदु आवेश है, उनके बीच में 1 न्यूटन बल लग रहा है। यदि आवेश को के पराविद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तो आवेश का बल क्या होगा। तो देखो क्या कह रहा है सवाल, वही पराविद्युतांक की मान, किसकी बात हो रही है, पराविद्युतांक की बात है, बल लग रहा है। तो हमें पता है कि दो माध्यम, यदि दो आवेश हैं वो निर्वात में रखे हो तब लगने वाला बल, और माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को हम पराविद्युतांक के कहते हैं। अब हमारे पास बल का मान तो दे रखा, लेकिन एक चीज दे रखी है कि जब दो बिंदु आवेश के बीच 1 न्यूटन का स्थिर विद्युत बल कार्य कर रहा है, मतलब ये बल कब लग रहा है 1 न्यूटन का, ये एफ बल लग रहा है जब वो निर्वात में रखे। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इस बात को हमें समझना है कि जब वो निर्वात में रखे तो 1 न्यूटन बल लग रहा है। तो ये एयर यानी कि निर्वात, एयर या निर्वात के दो ही की बात है। तो एफ ए का मान दे रखा है एफ सवाल में। माध्यम में रखने पर कितना बल होगा ये पूछा है। दो आवेशों को के पराविद्युतांक के माध्यम में रखा जाए तब तो बल क्या होगा। जब माध्यम में रख दिया और उस माध्यम का पराविद्युतांक के है, तो अब बल कितना लगेगा, यानी कि माध्यम में रखने पर कितना बल लग रहा है ये पूछा है। पराविद्युतांक का मान दे रखा है कि, ठीक है, तो उन्होंने हमसे मान पूछा है एफ एम का माध्यम में, तो एम एफ को उधर ले आओ और के को उधर ले जाओ। तो एफ एम इधर ले जाएगा और के इसके बटे में चला जाएगा, एफ बटा के हो जाएगा, एफ बटा के हो गया। यही ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि अब माध्यम में रखने पर इतना बल लगेगा, एफ बटा के, पराविद्युतांक से भाग हो जाएगा। तो कहाँ है ऑप्शन में, देखो एफ बटा के, ये है डी हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे धनात्मक है पॉजिटिव 1 माइक्रो कूलाम आवेशों के बीच बल, है ना, ये बाल हो गया है, इसको बल का लेना है ना,
के बीच बल है। मतलब ये है कि निर्वात में दो आवेश रखे हैं, कितनी दूरी पर रखे, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ये रखा 1 मीटर दूरी पर रखे हैं। कितना आवेश है उनका, दोनों का आवेश है +1 है ना। तो देखो एक चीज है इसमें, यदि किसी को पता नहीं हो तो वैसे तो पता होनी चाहिए, लेकिन किसी को पता नहीं होती, चलो मैं बता देता हूँ क्या है। ये दे रखा है माइक्रो, माइक्रो है ये, माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। जैसे बच्चों सेंटी या सेंट का मतलब होता है 100% को 100 कहते हैं, किलो को 10 की घात 3 1000 कहते हैं। उसी प्रकार इनकी सबकी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा ना किसी चैप्टर में डिटेल में सबका। उसी प्रकार 10 की घात -6 को कहते हैं माइक्रो, और इसे दर्शाते हैं इसे माइक्रो यू से, उल्टे यू से है ना, और एक डंडा खींच देते हैं। तो सवाल कह रहा है कि दो आवेश है 1 मीटर दूर रखे हैं और दोनों पर आवेश है कौन सा, धनात्मक आवेश है। कितना आवेश है दोनों पर, पॉजिटिव, प्लस लगा मतलब धनात्मक आवेश है कितना है, 1 माइक्रो है। 2 होता तो हम इसे लिख देते 2 × 10 की घात -6। 3 माइक्रो लिखा होता तो हम इसे लिख देते 10 × 10 की घात -6 माइक्रो। ये ऐसे लिखा जाता कि 2 की घात 2.6 माइक्रो है, तो 2.6 में माइक्रो गुणा में लिखा है तो माइक्रो से हम गुणा कर देते ऐसे। तो ये बातें लिखनी नहीं आपको, मैंने आपको समझाने के लिए बताई बस है ना। तो माइक्रो का मतलब है 10 की घात -6, ठीक है भाई। वो पूछ रहे कि अब इनके बीच में बल कितना लगेगा वो पता करना है, तो बताओ बल का फॉर्मूला है। अब देखिए फॉर्मूले में हमें किसका उपयोग करना है ये हमें यहां से देखकर पता चलेगा। डेरिवेशन करना है तो कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव में कुछ दे रखा है तो फिर उसके हिसाब से हमें जवाब। ऑब्जेक्टिव में के भी नहीं है तो फॉर्मूले में के भी नहीं लेंगे हम। ऑब्जेक्टिव में 1/4πε0 भी नहीं है तो वो भी नहीं लेंगे हम। फिर फॉर्मूले में हम दिख रहा है कि 9 × 10 की घात ऐसा कुछ दिख रहा है तो 9 × 10 की घात वाला फॉर्मूला ले लो, ये फॉर्मूला ले लिया। ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को दर्शाता है। एक है आवेश Q1, एक है आवेश Q2। यहां भी कह रखा है कि दो आवेश है और दोनों का मान कितना है 1 माइक्रो, यानी कि दोनों का आवेश है वो है 10 की घात -6 दोनों पर। तो यानी कि जो Q1 होगा वो भी 10 की घात -6 होगा और जो Q2 होगा वो भी 10 की घात -6 होगा, दोनों का मान सेम होगा, दोनों धनात्मक है तो दोनों का मान लिख दिया 10 की घात -6, 10 की घात -6, दूरी 1 मीटर तो 1 लिख दी, कर लो गुणा भाग। ये इसको यहाँ लिखने दिया है 10 की घात -6 और -6 जुड़ जाएंगे तो 10 की घात -12 हो जाएगा। फिर 10 की घात 9 और 10 की घात -12 जुड़ जाएंगे तो 10 की घात इसको घटा हो जाएगा माइनस का है तो 10 की घात कितना बचेगा -3। 9 ऐसे कैसे रह गया। क्या है ये बल है, दोनों के बीच इतना बल लग रहा है और बल को दर्शाते हैं हम एन से, यानी कि इतना न्यूटन का बल दोनों के बीच में लगेगा। कहानी खत्म। अगला सवाल है निर्वात की विद्युतशीलता की इकाई है ना। निर्वात की विद्युतशीलता ε0 की इकाई है। क्या होगी इसकी इकाई, तो आपको यदि ध्यान हो तो मैंने आपको सबसे पहली जो क्लास पढ़ाई थी उसमें क्या बताया था, जो कुलाम वाला नियम था, सबसे पहले नहीं सेकंड वाली, इसको निकालते कैसे हैं, रटना नहीं है यदि किसी के पल्ले ना पड़े, क्योंकि याद रखी हुई चीजें भूलने का चांस बहुत ज्यादा रहता है ना। ये हमने पढ़ा था, देखो ये निर्वात ε0 की इकाई, तो ε0 इस फॉर्मूले में है। तो पहले तो मैंने आपको के की इकाई निकालना बताया था कि फॉर्मूले में जहां पे के है तो के निकाल लो। इस फॉर्मूले में ε0 है तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम निर्वात की विद्युतशीलता की इकाई निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला उठाया, यहाँ पे रखा, एफ का मान है, एफ की इकाई होती है एन, 4 और पाई की तो इकाई होगी नहीं, इसकी पूछी है, क्यू की होगी कुलाम, इस आवेश की भी होगी कुलाम, दूरी की होगी मीटर, मीटर का कर दिया वर्ग, कुलाम से कुलाम, कुलाम का वर्ग, इसकी इकाई पूछी है तो इसको उधर ले जाओ बराबर के और बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ। तो ये यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे आके नीचे आ जाएगा, नीचे मीटर है ही सही, तो इकाई क्या आ जाएगी कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी इकाई है, इसे भी लिख सकते हैं।
और इसको ऊपर ले जाना चाहो तो कूलाम तो प्लस का प्लस में ही है, न्यूटन प्लस का 1 है तो ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगी घात, ये प्लस का 2 है घात तो ऊपर जाके माइनस की घात 2 हो जाएगी। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन में कौन सा है। कहाँ गया है ना, तो क्या लिखा देखो, ये पहला ही कूलाम ऊपर का ऊपर है, कूलाम वर्ग न्यूटन मीटर वर्ग नीचे है तो नीचे रहने दो इसको, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूटन ऊपर गया तो घात 1 हो गई, मीटर ऊपर हो गया तो घात -2 हो गई, और कूलाम तो ऊपर था ही सही। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही तरीके से इसको हम दर्शा सकते हैं। अगला देखिए, वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोले हैं, उन पर एक पर इतना कूलाम आवेश है और एक पर इतना कूलाम आवेश है, तो उनके बीच बल क्या होगा, शायद मैं आपको बता चुका है ना, ये बता दिया मैंने आपको। ये डबल आ गया क्या, ठीक है चलो कभी नहीं। तो 2 आवेश है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, दूरी को हमने 30 में, है ना, हो गया, ये देख लेना पीछे से। एकांक आवेश भी मैं आपको बता चुका हूं, एक आवेश ये हमने कल की क्लास में पढ़ा है ना, अच्छा तभी तो ये सब हमने कल की क्लास में आपको यूनिट चार्ज बताया मैंने, और मूल आवेश का मान क्या है वो बताया। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.10 की घात 6 गुणा -19, इसी को हम कहते हैं मूल आवेश, है ना। आज पढ़ा भी सही, मैंने आपको बताया था। कूलाम के नियम का सदिश रूप भी कल हमने पढ़ा, निरंतर आवेश वितरण भी मैंने आपको कल बताया, रैखिक आवेश वितरण बता दिया, समाकलन हो गया, पृष्ठीय आवेश वितरण भी हो गया कल हमारा, और इसका डेरिवेशन भी देख लिया, आयतन आवेश वितरण हो गया और इसका डेरिवेशन हो गया। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हमने आवेश के बारे में जो खास खास जानकारी थी पढ़ने लायक सारी पढ़ ली, अब कुछ नहीं बचा है। ऑब्जेक्टिव भी सारे कवर हो जाएंगे यहाँ से, और न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, और जो थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे वो भी। अब हम अगली क्लास में शुरू करेंगे कल से क्या, विद्युत क्षेत्र के बारे में। उससे पहले एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से, अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे 5-10 मिनट में डाल दूंगा सारे नोट्स, वहां से पढ़ लेना, टीचर अकुल नाम से सर्च कर लेना। सर्च ना आए, कोई दिक्कत हो, चैप्टर ना मिले, जैसे मैं कोई पीडीएफ डाली है तो उसके नीचे लिख रखा है 12th फिजिक्स लेक्चर 1 लेक्चर 2, ऐसे तो नाम नीचे लिखा है और उसके नीचे उसके ऊपर उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, है ना। ऊपर पीडीएफ है और नीचे उस पीडीएफ कौन से लेक्चर की है, वो कौन सी क्लास की है। तो इसकी तो वैसे मैंने इसकी जो पीडीएफ बनाई है सबकी एक साथ कर दी है, तो उसमें लिखूंगा लेक्चर मतलब 12th फिजिक्स लेक्चर 1 2 3 4 5 6, 6 लेक्चर हो गए आज। तो 6 लेक्चर का एक साथ उसमें नाम लिखा होगा, तो समझ जाना कि सबकी एक साथ पीडीएफ है। 2 लेक्चर की किसी के एक साथ आएगी तो लिखा रहेगा 12th फिजिक्स लेक्चर 1+2, या 1 डैश लगा कोमा लगा के 2 लिख देंगे। इस प्रकार आपको यहाँ पे टीचर अकुल पे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पे भी यूट्यूब पे भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक कमेंट जरूर करना, आपका क्या विचार है, क्या आपकी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी बात है आपको मुझे बतानी है कमेंट में मुझे जरूर बताना, है ना, इस बात को भूलना मत। तो यहाँ पे मैं अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, जाके आप चेक कर लेना। तो बच्चों, मैंने टेलीग्राम चैनल पर पूरे फिजिक्स के 6 लेक्चर के एक पीडीएफ बना के एक साथ डाल दी है, जिसमें आज का भी शामिल है, साथ में केमिस्ट्री की भी डाल दी है, मैथ्स की, बायो की भी, हिंदी और अंग्रेजी की भी सारे लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। किस पे, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। कहीं कुछ गलत लिखा गया हो, एडिटिंग की जरूरत हो, इतना देखने के बाद भी, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि सर यहाँ पे ये गलती हो गई, तो आप मैं उसको करेक्ट करके री अपलोड कर दूंगा ना। वैसे मैंने चेक किया लेकिन इतना ढंग से नहीं किया, ऐसे 2 भाग में किया है। तो बने रहिए चैनल पर, अपने यार दोस्तों को भी बोलिए, इन्वाइट कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखते कई बच्चे लेकिन लाइक सब्सक्राइब ना के बराबर कर रहे हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। सबसे बड़ी बात, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या परेशानी आ रही है और आप क्या चाहते हैं और इसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं। मैं कैसा पढ़ाता हूँ या धीरे पढ़ाता हूँ, स्लो पढ़ाता हूँ, अच्छा बुरा, जैसा भी आपके विचार हो, क्या हमको नहीं जम रहा है या कोई सब्जेक्ट आपको जम रहा हो लेकिन कोई सब्जेक्ट को ना जम रहा हो, किसी विषय में आपको समस्या आ रही हो, क्या समस्या आ रही हो, आप मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें। मैं टेलीग्राम पे आपको लगातार नोट्स भी देता रहूँगा, आपके टेस्ट भी होंगे और आपका रिवीजन भी टाइम टाइम से होगा। पूरा सिलेबस हम समय से ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा करके छोड़ देंगे। तो इसलिए बने रहिए, हम मिलते हैं अगली क्लास में।